आज हम लोग परमाणु की सीरीज का ये तीसरा वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले आपने इस वीडियो में देखा कि परमाणु क्या होता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था। दूसरे वीडियो में आपने पढ़ा कि अल्फा कण का प्रकीर्णन क्या है और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो उसी सिद्धांत पे बनाया गया वो क्या है। अब आज हम लोग तीसरा परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल जो क्वांटम फिजिक्स पे आधारित है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक परमाणु मॉडल के बाद जब दूसरा परमाणु मॉडल आया तो उसने अपने पहले वाले परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को, समस्याओं को, चुनौतियों को दूर किया। तो इस परमाणु मॉडल में भी बोहर ने उन सब समस्याओं को दूर किया जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थी। तो आपको याद दिला दूं कौन कौन सी थी। नंबर 1, रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमेगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ चक्कर लगाते हैं, किस अवस्था में चक्कर लगाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बता सके। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो उनसे गलती हुई कि वो परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता सके, जिसको बोहर ने बताया। तो आज हम लोग इस परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने मुख्य 3 तथ्य दिए। सबसे पहले तो बात आप समझने वाली है कि जो हम लोगों ने इस परमाणु मॉडल में पढ़ेंगे स्थायित्व के बारे में। देखिए, 2 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने फिजिक्स में अमूल चूक अपने सिद्धांत दिए और फिजिक्स में बहुत जो है आज अगर फिजिक्स इस काम पे है तो उनका बहुत योगदान है। एक का नाम है न्यूटन, जिनकी फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन का बोहर का पहला नियम। देखिए, ये आपकी कक्षा नाभिक है और ये इसकी कक्षाएं हैं। ये इसकी कक्षाएं हैं, ठीक। पहली कक्षा को निम्नतम अवस्था कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं, मूल ऊर्जा स्तर या निम्नतम ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसको प्रथम ऊर्जा स्तर, द्वितीय ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखिए, रदरफोर्ड ने बताया कि चारों ओर घूमते हैं चारों इलेक्ट्रॉन, ये नहीं बताया कहां पे घूमते हैं। अब यही इन्होंने बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिन कक्षाओं का कोणीय संवेग उसका NH/2π होता है, का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग उनका पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब मल्टीपल होता है। अब जरा समझिए, देखिए, जैसे पहली कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा तो उसका कोणीय संवेग चाहिए 1 × 2h/π, जहां h प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है। h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये पहली कक्षा का कोणीय संवेग। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास कोणीय संवेग इतना है तो वो पहली कक्षा में होगा। अगर दूसरी कक्षा में घूमना है तो उसको कोणीय संवेग इतना रखना पड़ेगा। अगर तीसरी कक्षा में घूमना है तो उसको कोणीय संवेग इतना रखना पड़ेगा। मगर सपोज कीजिए किसी इलेक्ट्रॉन के पास अगर कोणीय संवेग 1.75 h/2π है तो वह चक्कर नहीं लगा सकेगा, क्योंकि यह पूर्ण गुणज नहीं होता है, ठीक। पूर्ण गुणज 1, 2, 3, ये पूर्ण गुणज हुआ। 1.75 h/2π पूर्ण गुणज नहीं है, अतः वो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब जरा याद दिला दो कि कोणीय संवेग क्या होता है। देखिए, संवेग आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, 11th में, कि जब कोई व्यक्ति कण
पिंड जब रेखीय गति करता है, सरल रेखा में गति करता है, तो उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा गया। ठीक, कंफर्म। ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जब कोई पिंड m द्रव्यमान का है, v वेग से गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, तो उसका कोणीय संवेग p बराबर mv होगा। मगर जब कोई पिंड, यहाँ पे समझिएगा, जब कोई पिंड r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में m द्रव्यमान का है और v वेग से गति करने लगे, m द्रव्यमान का कोई पिंड r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v वेग से गति करने लगे, तो वो उसका कोणीय संवेग कहलाता है। अब कोणीय संवेग आपका ये भी हुआ और कोणीय संवेग J बराबर mv इंटू r ये हुआ। तो ये भी कोणीय संवेग है, ये भी, तो आप इसको एक साथ लिख सकते हैं mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो बोहर ने पहली चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जहां पर उनका कोणीय संवेग nh अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। और कोणीय संवेग का दूसरा फार्मूला mv इंटू r होता है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर याद रखिएगा, अगर वो उसका पूर्ण गुणज नहीं है तो वह किसी भी कक्षा में चक्कर नहीं लगा सकता है। पहली कक्षा में चक्कर लगाने के लिए उसे 1 इंटू h अपॉन 2 पाई का कोणीय संवेग चाहिए, दूसरी कक्षा में 2h अपॉन 2 पाई का कोणीय संवेग चाहिए, तीसरी कक्षा में 3h अपॉन 2 पाई का कोणीय संवेग। आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूमते हैं। देखिए, उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन स्थायी कक्षाओं के बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो अभी आपने जो पढ़ा कि पहले जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं जिनका कोणीय संवेग उनका पूर्ण गुणज होता है, nh अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, तो उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। ठीक, अब आगे जरा देखिए, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। अब ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अब ये उन्होंने कैसे बताया, उसी जब ये रदरफोर्ड बता रहे थे उसी समय मैक्सवेल ने अपना एक नियम दिया और बताया था, जब कोई इलेक्ट्रॉन या आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है। जब कोई आवेशित कण गति करता है तो वह विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, और विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है ऊर्जा का लॉस करती हैं, ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, जिस वजह से उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। मगर बोहर ने कहा नहीं, जो प्रकाश है वो दो तरीके से काम करता है, तरंग का भी काम करता है और क्वांटम का भी काम करता है, कणिका सिद्धांत का भी काम करता है। तो यहाँ पर कणिका सिद्धांत वाला रूल नहीं चलता, यहाँ पर तरंग वाला रूल चलता है कि वह जब गति करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। और स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉनों की जो कुल ऊर्जा होगी वो E बराबर माइनस RHC अपॉन n स्क्वायर होगी। E बराबर माइनस RHC अपॉन n स्क्वायर होगी। स्थायी कक्षा में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी होती है। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ये फार्मूला डराइव करके बताऊंगा, E बराबर RHC। यहाँ पर R ग्रिड वर्ग नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। H अभी बताया था प्लांक नियतांक है 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और C प्रकाश की चाल है 3 × 10 की घात 8 3 इंटू 10 की पावर 8, जहां n कक्षा की संख्या है। अब आपने कक्षा, पहली कक्षा है n बराबर 1 n बराबर 2, आपने केमिस्ट्री में इन्हीं को K L M N के रूप में पढ़ा है
है ना। पहली कक्षा को आप जानते हो K से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी को L से, फिर M से, N से इनको प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पहली कक्षा है n बराबर 1 लगाएंगे, दूसरी कक्षा है n बराबर 2 लगाएंगे। तो आपने इस पॉइंट में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, वो तरंग सिद्धांत का काम करते पे फॉलो करते हैं, वे कणिका सिद्धांत पर का फॉलो नहीं करते हैं और अपना स्थायित्व बनाए रखते हैं। घूमते समय प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो E बराबर -RhC/n² होती है। ठीक, आपको दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। अब तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, बोहर का। तीसरे पॉइंट से पहले आपको बताऊं, एक उदाहरण देता हूं, फिर समझिएगा। एक कोई दिहाड़ी मजदूर है जिसमें एक बुरी आदत है जुआ खेलने की। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता है और शाम को आधा घंटा 10, 20, 50, 100 रुपए का जुआ जरूर खेलता है। एक दिन लक्ष्मी माता उस पर साक्षात प्रसन्न हो गई और उसने, जहां वो जुआ खेलने जाता था, उस दिन उसने 1 लाख रुपए वहां से जीत लिए। अब जो आदमी के पास 10,000 रुपए बहुत होते थे, वो 1 लाख रुपए पा गया तो वो बौरा गया, पगला गया, इतने रुपए देख के जीत के। वो व्यक्ति कसीनो चला गया, बड़ा जुआ घर चला गया खेलने के लिए, फिर सारे पैसे लेके, और उसने एक बार में सारे पैसे कसीनो में रख दिए कि चलो 1 लाख से हम 10 लाख बनाते हैं। और क्या हुआ, वो पहली बार में वो बाबूजी 1 लाख रुपए भी हार गए। अपने पास से उन्होंने 100-200 रुपए जिसका जुआ खेला था वो भी चले गए। जब सारे रुपए हार गए, टेंशनाइड हो गए, तो क्या हुआ कि वे वापस घर दौड़ निकल लिए चलने के लिए। उनके पास रुपए नहीं थे। उन्होंने किसी रिक्शे वाले से बीड़ी मांगी और बीड़ी फूकते हुए वो अपनी घर पहुंच गए। अब जरा इसको समझिएगा। होता यह है कि इलेक्ट्रॉन अपनी निम्नतम कक्षा में पाया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का निम्नतम कक्षा में पाया जाता है। इसको बाहर से ऊर्जा मिल गई तो ये बौरा आ गया, पगला गया। जैसे वो जुआरी बाबू पहुंच गए थे कसीनो, तो ये जो है यहां से पहुंच गया इस ऊर्जा स्तर में E2 में, ये E1 था। और जब यहां पहुंचा तो यहां सिर्फ जैसे वो एक बार में सारे रुपए हार गया तत्काल, इसी तरीके से इन्होंने क्या सिर्फ यहां पर ये 10 की घात -8 सेकंड तक ही रुक पाता है और वापस अपनी कक्षा में लौटने लगता है। जैसे वो जुआरी बाबू सारे रुपए हार गए और उसके बाद बीड़ी फूकते हुए धीरे धीरे निकल लिए, तो ये भी अपने अंदर से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए, जो अतिरिक्त ऊर्जा थी, देखिए इस कक्षा की जितनी ऊर्जा इतनी होनी चाहिए इनके पास, तभी वापस लौटेंगे। एक्स्ट्रा ऊर्जा जो लेके यहाँ पहुंच गए वो वापस छोड़ के आएंगे, तो यह प्रकाश के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का डिस्ट्रॉय करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। ठीक, और वापस आ जाते हैं यहाँ पर, वापस आ जाते हैं अपनी पुरानी कक्षा में। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ जब आते हैं तो ऊर्जा hν, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा hν होती है। ये hν ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होगी? इन दोनों कक्षाओं के अंतर के। आपने E बराबर hν पढ़ा है। ठीक, तो ये जो गैप होगा, ये गैप कितना होगा? E बराबर hν के। ठीक, E2 - E1। अब आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, E1 बराबर -RhC/1² और E2 बराबर -RhC/2²। ये वैल्यू यहां पे पुट अप कर दे।
तो एच न्यू E2 इक्वल टू माइनस आर एच सी अपॉन 2 स्क्वायर माइनस E1 की वैल्यू माइनस आर एच सी अपॉन 1 स्क्वायर माइनस आर एच सी। यहां पर N1 N2 की वैल्यू ना रखते हुए हम N1 N2 रख देते हैं। 1 और 2 को ना रखिए, 1 और 2 को ना रखिए, क्योंकि इस वाले फार्मूले से अगर सपोज कीजिए वो पहली दूसरी कक्षा की जगह पहले से तीसरी में चला जाए, पहले से पांचवी में चला जाए, कहीं भी जा सकता है। अगर पहली कक्षा से तीसरी में जा रहा तो E3 माइनस E1 होगा, पहली कक्षा से तीसरी पांचवी में जा रहा तो E5 माइनस E1 होगा, दूसरी से पांचवी में जा रहा तो E5 माइनस E2 होगा। ठीक, क्लियर। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया और N1 स्क्वायर माइनस आर एच सी अपॉन N2 स्क्वायर। ऊपर से देखिए कुछ कॉमन मिल रहा, आर एच सी, यहां पे बचा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब ये H कैंसिल आउट हो जाएगा, C न्यू के अपॉन में आ गया, न्यू अपॉन C इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था V बराबर N लैम्डा, उस फार्मूले से N की जगह न्यू इस्तेमाल करते हैं और V की जगह पे C इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, ये वैल्यू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होगी, 1 अपॉन लैम्डा बराबर R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। ये फार्मूला आया किसी भी कक्षा की जब एक संक्रमण करेंगे एक ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा में, एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा में जाने को संक्रमण कहते हैं। संक्रमण करेंगे तो जो तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित होंगी उसके लिए फार्मूला होगा। ये 1 अपॉन लैम्डा को तरंगों की संख्या भी कहते हैं, तरंगों की संख्या। इस फार्मूले से हम किसी भी तरंगदैर्घ्य, किसी भी श्रेणी के तरंग दैर्ध्यों को ज्ञात कर सकते हैं। जरा एक बार फिर समझिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु जो है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो बोहर ने बताया जब उसको बाहर से कहीं से अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है, बहुत सी ऊर्जा मिल जाती है, तो वो पगला जाता, बौखला जाता है और अपने से बड़ी कक्षा में चला जाता है, अपने से बड़ी कक्षा में चला जाता है। ठीक, देखिए ऊर्जा जब कम होगी तो व्यक्ति स्थायी होगा, ऊर्जा ज्यादा होने पर वो अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ पे था स्थायी था, ऊर्जा ज्यादा मिल गई, अपने से बड़ी कक्षा में चला गया। जब अपने से बड़ी कक्षा में जाता है तो बोहर ने बताया सिर्फ वहां पे 10 की घात -8 सेकंड तक ही रुक सकता है, वापस लौटता है तो अपने अंदर से जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, ठीक, कुछ विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित करता है। अब इनके बीच का अंतर इस ऊर्जा के बराबर होगा, एच न्यू जो उसे ऊर्जा दी गई थी उसके बराबर होगा। ठीक, तो E2 माइनस E1, ये E1 का फार्मूला, ये E2 का फार्मूला। ठीक, E1 और E2 को मैं यहां पे रख देता हूं, माइनस माइनस से प्लस हो गया, इसको पहले लिख दिया गया, ऊपर से R H C कॉमन ले लिया, H H कैंसिल आउट कर दीजिए, C को इसके बटे में ले आइए, तो न्यू अपॉन C इक्वल टू R 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ठीक, ये न्यू अपॉन C को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। अब देखिए जिस कक्षा में जाता है, जिस कक्षा से जाएगा ये और जिस कक्षा में जाएगा ये, यहां पे मैंने पहली दूसरी कक्षा मानी है, जरूरी नहीं कि पहली से दूसरी में जाए, हो सकता है पहली से वो तीसरी में चला जाए। ठीक, पहली से तीसरी में जाएगा तो यहाँ N1 स्क्वायर माइनस N3 स्क्वायर होगा। इस प्रकार बोहर ने ये परमाणु मॉडल दिया।
मगर बोहर के इस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी। दूसरे हैं आइंस्टीन, जिन्होंने आपकी आधुनिक फिजिक्स दी, मॉडर्न फिजिक्स दी। तो ये परमाणु मॉडल जो है वो क्वांटम फिजिक्स पे आधारित है, जो मैक्सवेल ने बताया। अब हम लोग इसका पहला सिद्धांत, अब इस परमाणु मॉडल में भी कुछ कमियां थी। पहली तो सबसे बड़ी कमी, यह परमाणु मॉडल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे उन परमाणुओं के लिए था जिनमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यह परमाणु मॉडल जो है जिनके परमाणु क्रमांक ज्यादा है, भारी है, उनके लिए यह सत्य साबित नहीं हुआ। तो पहली तो ये कमी रही। दूसरी कमी थी, ये किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहने हैं, ये परमाणु मॉडल नहीं बता सका। इन्होंने ये तो बताया कि जिस कक्षा में घूमेगा वो घूमने के लिए NH/2 पाई चाहिए, उसका कोणीय संवेग, ठीक, और जब घूमेगी तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताई E बराबर RhC/n²। मगर ये नहीं बता पाए कि किस कक्षा में कौन सा कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये मुख्य दो इनमें कमियां थी। अब हम लोग तीसरी सीरीज में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फार्मूला E बराबर -RhC/n² का निगमन बताऊंगा।